हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पे। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वीडियो वो इस टॉपिक पे है, यानी कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ 7 मई। मतलब 7 मई को जो हमारे इतिहास की घटनाएं हैं जो ज़रूरी थी वो सारी मैंने इस वीडियो में बनाई है। और दोस्तों ये पीडीएफ मैं खुद बनाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें मैंने छोड़ दिया है, वैसे मैं सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर से लेकर के, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ दिया है तो फिर आप हमें बता सकते हैं बेझिझक। आप हमारी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी पे भी मेल सेंड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और बाकी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला तो आज 7 मई है, तो 7 मई को हमारा विश्व खेलकूद दिवस होता है, ठीक है। और ये 7 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1996 में, ठीक है। इस दिन की शुरुआत किस संस्था ने की थी? IAAF। IAAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फाउंडेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फाउंडेशन। इसके अध्यक्ष ने इस इवेंट को शुरू किया था, ठीक है। अब इस इवेंट को मनाने का मतलब विश्व खेलकूद दिवस को मनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाता है खेल कूद के लिए, युवाओं को शिक्षित करता है और उनको खेल के महत्व के बारे में बताता है, और स्कूलों एवं संस्थानों में प्राथमिक रूप से खेल को बढ़ावा देता है और युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय भी करता है। आगे देखते हैं। जो ये IAAF फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1912 में। कहाँ? स्वीडन में। स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में विकसित किया गया था। इट वॉज मेड अ इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स एंड ट्रैक्स, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। देखते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड इवेंट जो है वो है 7 मई 1861, ठीक है। मतलब 7 मई 1861। 7 मई 1861 को हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें आप देख लीजिए, जो मैंने कलर से मेंशन किया हुआ है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने कलर से डाल दी हैं, ठीक है। तो ये, हाँ, हम लोग इस पे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इनका जन्म हुआ था कैलकाटा में, और ये पहले एशिया के आदमी थे जो कि यूरोप के नहीं, इंडिया के थे, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब पहले एशिया का मैन थे ये जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, वरना इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, ठीक है। कब मिला था? सन 1913 में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। इनका पेन नेम था, मतलब लोग इनको किस नाम से जानते हैं? लोग इनको जानते हैं भानु सिंह ठाकुर। इनका दूसरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा भानु सिंह ठाकुर भी था, और इनके कई सारे उपनाम थे, उसमें से मैंने कुछ मेंशन किए हैं, जैसे गुरुदेव है, कबीर गुरु है, और है बेसवा कवि बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके कुछ वर्क भी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, क्योंकि ये कविकार भी थे और ये लेखक भी थे और ये गान मतलब म्यूज़िक भी लिखते थे। इसमें से मैंने एक पोएम का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, वो है वोकेशन। इनकी नॉवेल्स में गीतांजलि बहुत ही फेमस है, और ये कई बार पूछी भी जाती है कि गीतांजलि किसने लिखी थी, तो उसका जवाब होता है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इनके म्यूज़िक हैं जैसे बादल धारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941, यानी 7 अगस्त 1941 में। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद में इनकी जयंती हम क्यों मनाते हैं? इनकी जयंती हम इस एक महान भारतीय विद्वान की याद में मनाते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक, ये आप जान लीजिए, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन हाँ ज़रूरी है कि इन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम था शांति निकेतन, ठीक है। ये 1901 में बनाई थी, ठीक है। इसमें ये शिक्षा दी जाती है, अभी भी है वहीं पे, कैलकाटा में ही है शांति निकेतन, ठीक है। इसकी शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? सन 1901 में। तो आगे बढ़े, चलिए फिर आगे अब देखते हैं। थर्ड है हमारा, जो इतिहास की जो घटना है वो 7 मई 1633 की है, ठीक है। 7 मई 1633। 7 मई 1633 को आज के दिन लंदन में रॉयल नाम का पहला थिएटर जो है वो स्टार्ट किया गया था,
ये देखिए, रॉयल नाम का पहला थिएटर स्टार्ट किया गया था, ये रॉयल नाम था इसका, ठीक है। और इसको जो है, ये एक नाटककार थे थॉमस किलीग्रीव, इन्होंने अपनी नाटक कंपनी के लिए इसको बनवाया था, स्टार्ट करवाया था अंडर चार्टर ऑफ चार्ल्स सेकेंड के चार्टर में इन्होंने अपनी कंपनी के लिए, अपनी नाटक कंपनी के लिए इस थिएटर को बनवाया था, ठीक है। इस थिएटर को आजकल लोग क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं ड्रूरी लेन, ठीक है, ड्रूरी लेन इस थिएटर का नाम है, यानी रॉयल थिएटर था, लेकिन अब इसको जो नॉर्मली वहाँ के लोग जानते हैं और पूरी दुनिया में जो ये जिस नाम से फेमस है वो है ड्रूरी लेन। आगे देखिए, फोर्थ है 7 मई 1832, ठीक है, 7 मई 1832 यानी 7 मई 1832, ठीक है। 7 मई 1832 में आज के दिन यूनान, जिसका दूसरा नाम ग्रीस भी है, कई बार लोग यूनान और ग्रीस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों अलग अलग जगह हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो यूनान सोचते हैं अलग है और ग्रीस अलग है, लेकिन दोनों एक ही हैं, ठीक है। ग्रीस अब बोलते हैं, पहले इसका नाम यूनान था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना शहर है इसलिए इसका पहले नाम यूनान था और अब इसका नाम ग्रीस है, ठीक है। आज के दिन ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका जो है, एक सेकेंड, हाँ, इसको जो है ये आज के दिन ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी घोषणा की गई थी कि ग्रीस जो है वो एक स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। ग्रीस जो है इट इज़ अ कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये एक कंट्री है, ये एक देश है। ग्रीस को जो है क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका दूसरा नाम भी सुन लीजिए, इसको बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का जन्म स्थान भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसको पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल और लोकतंत्र का जन्म स्थान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी संस्कृति और राजनीतिक प्रभाव की उपलब्धि जो है वो पूरे यूरोप में फैली। तो जो सबसे पहले यहाँ की राजनीतिक और संस्कृति थी वो बाद में पूरे के पूरे यूरोप में और बाकी के कंट्रीज़ में भी फैल गई, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल और लोकतंत्र का जन्म स्थान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है जो पूछा जाता है कि कैपिटल ऑफ ग्रीस क्या है। कैपिटल ऑफ ग्रीस है एथेंस, ठीक है, एथेंस अलेक्जेंडर से रिलेटेड है ये, अगर आपको हिस्ट्री में याद हो तो, ठीक है, कि हिस्ट्री के एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रीस एथेंस अलेक्जेंडर, ठीक है। इसकी करेंसी जो वहाँ पे यूज़ होती है वो क्या है? वो यूरो तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैसे से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, डॉलर से भी आगे रहती है इसकी वैल्यू। तो आगे देखते हैं फिफ्थ है हमारी जो इंसिडेंट, वो है 7 मई 1875 मतलब 7 मई 1875, ठीक है। आज के दिन 1875 में जर्मनी का एक जहाज़ था, ठीक है, जर्मनी का एक जहाज़ था, वो डूब गया था। कैसे कहाँ पे डूबा था? ये सिसिली आइलैंड है वहाँ पर डूब गया था ये सिसिली आइलैंड, ठीक है। इसमें 312 जो है जर्मनी के लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आप पूछेंगे उस जहाज़ का नाम क्या था, आप नहीं पूछेंगे तो एग्ज़ाम वाला आपसे पूछेगा, ठीक है, तो फिर आपको आएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है उस शिप का नाम क्या था, उसका नाम था शीलर, ठीक है। और ये क्यों टूटी थी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये नाम याद रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे नाम जब याद करने बैठते तो हमें नहीं याद होता है, तो उसके पीछे की स्टोरी अगर याद होती तो हमें याद हो जाता है कि अच्छा ये वो वाला है, ठीक है। तो इसका ये था कि इट ब्रेक्ड डाउन, क्यों? ये जब जा रहा था अपने रास्ते से, अच्छा इस जहाज़ का क्या काम था, ये जो है सामान को इधर से उधर ले जाता था, ठीक है। तो एक दिन जब ये जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारा इंग्लिश चैनल से जा रहा था ये, तो वहाँ पे बहुत सारा कोहरा था, धुंध थी, तो जो लोग जहाज़ चला रहे थे उनको दिखाई नहीं दिया, तो ये अपने रास्ते से भटक गया था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही घना कोहरा था। उसके बाद में जो अंदर शिप के वो बैठे थे इंजीनियर्स, तो उन्होंने कैलकुलेट किया और ये पता लगा लिया कि ये जो हमारा जहाज़ है वो सिसिली आइलैंड्स में फंस गया है और वहीं पे ये टकरा गया और इसकी मृत्यु हो गई। मतलब इसमें जो 312 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, ये जो है टूट गया, डूब गया। अब इंग्लिश चैनल के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश चैनल जो है ये अटलांटिक ओशियन की एक आर्म है जो सेपरेट करती है साउदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न इंग्लैंड से, मतलब अटलांटिक महासागर की वो भुजा है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी
इंग्लैंड से अलग करती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है वो 560 किलोमीटर लंबा है और ये जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त शिपिंग एरिया है पूरी दुनिया का। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं जर्मनी की कैपिटल क्या है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जैसे ग्रीस में यूरो यूज़ होता है, वहाँ जैसे यहाँ भी यूरो यूज़ होता है करेंसी में। उसके बाद में जर्मनी जो है वो तीसरा सबसे अमीर देश है चाइना और यूएसए के बाद में। और जर्मनी को हम लोग कैसे जानते हैं, जर्मनी ये यहाँ पे जो है बहुत ही ब्रांडेड कारें और यहाँ के फुटबॉल और यहाँ के अक्टूबर में जो फेस्ट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए, चलिए सिक्स्थ में जो है ये है 7 मई का इंसिडेंट है 1907। ठीक है, 7 मई 1907 को पहली इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक कार ट्रैम, उसको जो है बॉम्बे की सड़कों पे दौड़ाया गया था। ठीक है, इसको कितने बजे दौड़ाया गया ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली जो इलेक्ट्रिक कार ट्रैम थी उसको बॉम्बे में कब दौड़ाया गया था, सन 1907 में। ठीक है, और 5:30 बजे 5:50 पे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर इसको दौड़ाया गया था। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं ट्रैम के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, क्योंकि ट्रैम की ये हिस्ट्री मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम लाइन ऑपरेटेड, सबसे पहले जो ट्रैम पूरी दुनिया में कहीं चली थी वो चली थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में चली थी। अभी भी इंडिया में एक जगह है कोलकाता, वहाँ पे ट्रैम चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती, लेकिन इंडिया में जो कोलकाता है वहाँ पर चलती है। ठीक है, और ट्रैम के लिए कौन सी जगह है, कौन सा सिटी है, शहर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है टोरंटो। टोरंटो कनाडा का एक शहर है जो अपने ट्रैम के लिए, और वहाँ पे एक लेक है ओंटारियो जो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, उसके लिए फेमस है। आगे देखिए, 7 में 1940, ठीक है, 7 मई 1940, 7 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल जो है 7 मई को ये जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, मतलब इतना बड़ा नाम है तो हम लोग इसको विंस्टन चर्चिल बोलते हैं। बस इनका पूरा नाम ये है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। ठीक है, ये पहले ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो, और ये एक राइटर भी हैं। ठीक है, ये लेखक भी हैं। इनके ऑफिस का टर्म क्या था, इनके ऑफिस का टर्म है, ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मतलब 2 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहली बार ये बने थे मई 1940 से लेकर के जुलाई 1945 तक, उसके मई 1940 से लेकर के जुलाई 1945 तक। उसके बाद में ही लेड टू द विक्ट्री, जब ये इस टाइम पे ये प्रधानमंत्री थे तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसमें इन्होंने ब्रिटेन की जीत करवाई थी। आगे देखें, विंस्टन चर्चिल उसके बाद दूसरी बार, मैंने आपको अभी बताया था ना कि 2 बार बने, उसके बाद दूसरी बार बने, तब कब से कब तक बने, अक्टूबर 1922 से लेकर के अक्टूबर 1924 तक, 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है लंदन, और वहाँ के जो अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन है कहाँ पे स्थित, ये स्थित है यूरोप में। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवीं ये है, ये 7 मई 1973। ठीक है, 7 मई 1973। आज के दिन 1973 में ईटानगर जो कि राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी जो है नींव रखी गई। ठीक है, आज के दिन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनी। ठीक है, ईटानगर कहाँ पर स्थित है, ये फुटहिल ऑफ हिमालयाज़ में स्थित है। ठीक है, मतलब हिमालयाज़ के नीचे फुटहिल में उसके स्थित है, और ये जानी किस लिए जाती है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूज़ियम है। ठीक है, क्या है, जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूज़ियम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है ईटानगर में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जगमोहन रेड्डी ऑफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। अब वहाँ पे अभी जो चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी ऑफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनका ये शॉर्ट फॉर्म है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इसका है यूथ लेबर एंड फार्मर कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि कृषि यूथ लेबर एंड फार्मर कांग्रेस पार्टी, मतलब युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी। अच्छा, इस पार्टी की नींव किसने रखी थी? वाईएस जगमोहन रेड्डी, जो कि पिता थे जो हमारे अभी वो हैं सीएम, उनके वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पिता ये जगनमोहन रेड्डी जो हमारे अभी वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी हैं, इनके पिता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इसकी नींव रखी थी। आगे देखें, 9th इंसिडेंट है 7 मई 1975, ठीक है, 7 मई 1975। इसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने वियतनाम वॉर, जो कि बहुत ही फेमस है हमारी हिस्ट्री के वॉर, उनको जो है घोषणा की थी अमेरिका ने कि वियतनाम वॉर को ख़त्म किए जाने की, ठीक है। और वियतनाम वॉर स्टार्ट कब हुए थे? वो स्टार्ट हुए थे 1 नवंबर 1955 को और ख़त्म हुए थे 30 अप्रैल 1975 को, ठीक है। दिस वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडो चाइना वॉर, इसको इंडो चाइना वॉर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो युद्ध था ये लड़ा क्यों गया था? ये इसलिए लड़ा गया था, अच्छा ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किन के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में, जिसमें नॉर्थ वियतनाम का जो है साथ दिया था यूनाइटेड स्टेट ने, कोरिया ने, थाईलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने और फिलीपींस ने, ठीक है। ये मतलब साउथ वियतनाम से अकेले नॉर्थ वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस सब ने मिल के लड़ाई की थी। आइए जानते हैं फिर इस वॉर को लड़ा क्यों गया था। इस वॉर को इसलिए लड़ा गया था क्योंकि जो साउथ वियतनाम था वो साम्यवाद फैला रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, और सोवियत संघ और यूएस ये लोग नहीं चाहते थे कि ये साम्यवाद जो है वो एशिया में फैले, क्योंकि उससे युद्ध की स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए उन्होंने साउथ वियतनाम पर अटैक करा और नॉर्थ वियतनाम का साथ दे करके उनको हराया। आगे 10वां देखते हैं। 10वां है 10वें पे आते हैं। 10वां ये है कि 7 मई 1990 7 मई 1990 में शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद थी, और इस शिलान्यास करने की कोशिश हुई थी, हुआ नहीं था। सन 1990 में शिलान्यास करने की कोशिश हुई थी। किसने की थी? राम जन्मभूमि न्यास ने। राम जन्मभूमि न्यास ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर का शिलान्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने इसको रोक दिया था, ठीक है। कब? सन 1990 में, ठीक है। ये अयोध्या में, उत्तर प्रदेश अयोध्या, ठीक है। और अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद जो कि स्थित है अयोध्या में थी राम जन्मभूमि की जगह पर, उसको गिराया कब गया था? उसको गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 में, ठीक है। और इसके बाद में इस पर केस करा गया था, जो कि कहाँ गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें वर्डिक्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना सुनाया था वो आया था 30 सितंबर 2010 को, ठीक है। सब तो आप ये जान लीजिए कि 1990 में शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का। किसने किया था? राम जन्मभूमि न्यास ने किया था, ठीक है। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? ये गिराई गई थी 6 दिसंबर 1992 में, ठीक है। उसके बाद में इलाहाबाद कोर्ट में केस किया गया, जिसका वो रिज़ल्ट आया था 30 सितंबर 2010 में, ठीक है। आगे देखें। उसके बाद में उस वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो आया 9 नवंबर 2019 को। तमाम तारीखों के बाद में 9 नवंबर 2019 को फाइनल डिसीजन दिया गया। किसने दिया था डिसीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में काफ़ी था, और मुझे लगता है ये ना शायद इस बार यूपीएससी में आएगा ज़रूर से। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था उस पर वर्डिक्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने कहा कि ये जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवादित इलाका है ये सरकार का है, ठीक है। अगर टैक्स से देखा जाए तो ये सरकार का है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लैंड जो है, ये जो ज़मीन है, ये देनी चाहिए हिंदू ट्रस्ट को, ताकि वो वहाँ पर अपना मंदिर बनवा सकें। और क्योंकि हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम में इक्वलिटी है, कोई भेदभाव नहीं होता है, तो उन्होंने कहा था कि ऑल्टरनेट कहीं दूसरी जगह पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो है 5 एकड़ की ज़मीन दे दी जाए, जहाँ पर वो अपनी आस्था के अनुसार अपनी मस्जिद बनवाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें, ठीक है।
5 फरवरी 2020 को सरकार ने अनाउंस किया था ट्रस्ट, जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो यहाँ पर राम जन्मभूमि का निर्माण कराएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल अपनी हिस्ट्री ऑफ 8 में, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कुछ लग रहा है मैंने छोड़ा है तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।